जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो जेएनयू एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में आ गया है। जेएनयू की जो वाइस चांसलर है उनके द्वारा कुछ ऐसी चीजें कही गई जिसकी वजह से जो डिबेट है पूरे देश भर में वो हमें देखने को मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उनके द्वारा इंटरव्यू के दौरान कहा गया कि कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं थे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे और क्या सच है इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट जो है उसको समझना ज़रूरी है कि कहाँ से रैंडमली ये जो बातें हैं वो कहीं जा रही है, कहाँ से रैंडमली जो टॉपिक है वो निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले हमें देखने को मिला कि एक जो दलित स्टूडेंट है, दलित बॉय है, उसने पानी के घड़े को हाथ लगाया। उसकी वजह से उसकी मार मार कर हत्या कर दी गई। और इसके वजह से जो इनजस्टिस है, ये मसला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गया। अब अगर आप देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो इनजस्टिस है उसके बारे में बात की गई है। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो उसके बारे में भी बात की गई है। अगर हम इनजस्टिस की बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी डीपीएसपी है उसके बारे में, अगर हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट में। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे संविधान में लाई गई है। मतलब ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। अगर वो अमीर है, गरीब है, किसी भी तरीके का है, लेकिन उसको जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में तो हमें देखने को मिलती है, लेकिन क्या असल ज़िंदगी में क्या यही जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है? क्या डिस्क्रिमिनेशन से यहाँ पर बचा जा रहा है? ये यहाँ पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मेन मुद्दे पर आए उससे पहले मैं आपको एम अकेडमी ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। एम अकेडमी ऐप पर आपको यूपीएससी के लिए और बाकी स्टेट पीएससी के लिए कंप्लीट फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने GS1 जो है कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, GS2 के कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, GS3 के कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, GS4 के कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है और प्लस बोनस कोर्सेज जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है और उसी के साथ साथ लोवेस्ट प्राइस में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है एम अकेडमी ऐप, साइन अप करना है। डेमो लेक्चर आप किसी भी सेक्शन में जाकर, इंडियन पॉलिटी बोलिए, इंडिया एयर बुक बोलिए, एंशियंट हिस्ट्री बोलिए, ज्योग्राफी बोलिए, जितने भी कोर्सेस है, मोर देन 20 कोर्सेस है, आप किसी भी सेक्शन में जाकर पहले दो जो लेक्चर्स है एज ए डेमो लेक्चर देख सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ये आप ज़रूर देखिए और उसके बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि इतने कम प्राइजेस है कि मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको उतने में 2 साल का मिल जाता है। तो आराम से बैठकर अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो और क्वालिटी जो उसमें भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। ये चीप बिल्कुल है लेकिन चीप नहीं है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कंटेंट है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आइए आते हैं मेन मुद्दे पर। बेसिकली ये जो वाइस चांसलर है उनके द्वारा कहा गया कि एंथ्रोपोलॉजिकली, साइंटिफिकली अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि जो ओरिजिन है भगवान का, वो कोई भी भगवान यहाँ पर ब्राह्मण नहीं थे। कोई भी ब्राह्मण नहीं थे। हाईएस्ट डिग्री अगर हम देखें तो हमें क्षत्रिय जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम लॉर्ड शिवा की बात करते हैं तो वो या तो शेड्यूल कास्ट या तो शेड्यूल ट्राइब होंगे। ये उन्होंने तर्क कहाँ से लगाया? क्योंकि एकदम कम वस्त्र जो है वो धारण करते हैं, प्लस उसी के साथ साथ उनके गले में नाग जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे उन्होंने तर्क लगाया कि वो शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब जो है वो होंगे। इससे भी काफ़ी बवाल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो कहा है वो कितना सही है कितना गलत है, ये समझने के लिए हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं इस कैरेक्टराइजेशन की, तो सबसे ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है ब्राह्मण। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें क्षत्रिय देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें वैश्य देखने को मिलते हैं। एंड देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें शूद्र जो है वो देखने को मिलते हैं। बाद में काफ़ी टाइम के बाद एक और लेयर जो है यहाँ पर ऐड हो जाती है नीचे, अनटचेबल्स की। खैर, तो वो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें ब्राह्मण्स की, तो देखिए ब्राह्मण उन्हें बेसिकली एकदम, देखिए क्या है, बहुत डीप अगर हम जाना चाहे तो बहुत डीप भी हम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक ऊपरी लेवल पर अगर डेफिनेशन देखें तो ब्राह्मण्स मतलब क्या है? जिन्हें वेद का नॉलेज है। या फिर अगर हम वेद भी हटा दें, वो व्यक्ति जो नॉलेजेबल है वो ब्राह्मण की कैटेगरी में गिना जाता था। क्षत्रिय मतलब कौन? जो अपनी संपत्ति
लोगों की संपत्ति उसका रक्षण करे। मतलब बेसिकली क्या है, जो रक्षण करता है वो क्षत्रिय जो है वो कहलाता है। वैश्य मतलब क्या, जो व्यापार करता है, जो पेट भरता है, वो मतलब वैश्य। एंड शूद्र मतलब क्या, जो इन सभी का सेवक है, उसे शूद्र जो है वो यहाँ पर कहा जाता था। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें एकदम एंशियंट टाइम की, एंशियंट टाइम मतलब जहाँ पर हम हिस्ट्री तक भी नहीं पहुँच सकते, अगर हम थोड़ा कॉन्शियसली इसके बारे में सोचे, तो ये जो चीज़ें हैं, क्या ये चीज़ें हमारे शरीर को नहीं दर्शाती है? मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारा ढांचा जो है कुछ इस तरीके का है। अब जिसको नॉलेज है, नॉलेज मतलब क्या, नॉलेज मतलब बुद्धि। हमारा मस्तक कहाँ पर है, हमारा मस्तक है सबसे ऊपर। तो मतलब यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब क्या है, जो नॉलेजेबल है। मतलब जो मस्तक जो है उसका बहुत जबरदस्त तरीके से उपयोग जो है वो करते हैं। तो मतलब यहाँ पर ब्राह्मण जो है वो मस्तक, ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं। क्षत्रिय मतलब जो लड़ रहे हैं, जो अपने लिए, अपनों के लिए लड़ रहे हैं, है ना, हृदय इससे कनेक्टेड। तो क्या हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरे मतलब वैश्य मतलब व्यापार करने वाले, मतलब जो पेट भर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पर उन्हें कैरेक्टराइज कर सकते हैं पेट के पास। एंड शूद्र मतलब यहाँ पर जो बाकी समझ लीजिए उनका कॉन्शियस लेवल जो है वहां तक नहीं पहुंच पाया है कि वो चीज़ों को समझ पाए। तो ऐसे अगर कैरेक्टराइजेशन हो सके, तो इस तरह कैरेक्टराइजेशन जो है कुछ काफ़ी एंशियंट टाइम में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जब वैदिक एज नहीं आया था उसके भी पहले, क्योंकि यहाँ पर जब बात की जा रही है भगवान की, ये कोई भी भगवान यहाँ पर ब्राह्मण नहीं थे। तो हमें जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ये चीजें वैदिक एज जो है उसके बाद खासकर देखने को मिल रही है। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये भी जो वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके का काम कर रहे हैं, उसके बलबूते पर तय किया जाता था। अगर कोई ज्ञान बांट रहा है, जिसको वेद का ज्ञान है, वो ब्राह्मण कहलाते थे। जो संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, है ना। रक्षा कर रहे हैं, जो व्यापार करते हैं उन्हें वैश्य, एंड जो बाकी का काम करते हैं उन्हें शूद्र। तो इस तरीके से कैरेक्टराइजेशन जो है वो यहाँ पर हम कर सकते थे, मतलब सबसे ज्यादा कॉन्शियस लेवल मतलब ब्राह्मण। तो इस तरीके से कैरेक्टराइजेशन जो है वो किया जा सकता था। बाद में वैदिक एज अगर हम देखते हैं, तो वैदिक एज में ये जो कैरेक्टराइजेशन है, ये कैरेक्टराइजेशन अच्छे तरीके से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमें देखने को मिलता है, लिखित इसमें देखने को मिलता है। जहाँ पर ब्राह्मण, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, जो यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये सब ब्राह्मण है। लड़ रहे हैं क्षत्रिय है, व्यापार कर रहे हैं वैश्य है, एंड देन उसके बाद इनकी जो सहायता कर रहे हैं या फिर जो बाकी का काम कर रहे हैं वो शूद्र। देन उसके बाद होता ऐसा है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें तो ये जो आप काम कर रहे हो, क्योंकि देखिए पहले क्या था ना, पहले ऐसा था कि आपकी जो जाति है, आपकी जो जाति है, उसके बलबूते पर ये तय कर लिया जाता था कि आप में कौन सी स्किल है। अगर किसी ने बोल दिया कि मैं क्षत्रिय हूँ, मतलब भाई ये राजा बनने वाला है, या फिर ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो लड़ाई है उसमें जाने वाला है, उसमें निपुण है। अगर कोई बोले वैश्य है, तो मतलब ये बहुत अच्छा व्यापार जो है वो करता है, मतलब पीढ़ी न पीढ़ी व्यापार जो है वो चलता आ रहा है। अब क्या होता है कि समझ लीजिए कि जैसा आज भी हमें देखने को मिलता है कि अगर जो पेरेंट है वो आईएएस है, तो उनके बच्चे अगर वो मेहनत से, लगन से पढ़ाई करें, तो वो भी आईएएस जो है मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं। और या फिर फैमिली में अगर कोई आईएएस है, तो मतलब आईएएस जो है वो देखने को मिलते हैं। कई हमने मतलब समझ लीजिए जो अभी टॉपर्स रहते हैं, उनके पेरेंट्स जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस रहे हैं, वो भी आईएएस जो है वो बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक लीनिएज जो है वो हमें देखने को मिलता है किसी स्किल में। अगर कोई स्किल है, तो वो लीनिएज जो है उसमें हेरिडिटरी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो पहले ऐसा था कि कोई भी ब्राह्मण में जा सकता था जो अपना नॉलेज जो है वो ग्रहण करता है, कोई भी क्षत्रिय बन सकता था जो लड़ाई में जाना चाहता है, कोई भी वैश्य व्यापार करना चाहता है। तो इस तरीके से हो गया। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि भाई राजा का बेटा राजा, हेरिडिटरी पोजीशन हो गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि जन्म से ही आप क्षत्रिय जो है वो कहलाते हैं, और वो यहाँ पर गलत हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो ऊंच नीच है वो यहाँ पर शुरू हो गई। और ऊंच नीच कुछ इस तरीके से शुरू हुई कि जो शूद्र है उनकी अगर परछाई भी पड़ जाती, तो वहाँ पर जो ब्राह्मण है वो खाना नहीं खाते। इतनी रिजिड और इतनी इविल ये जो प्रैक्टिस है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसी हो गई। उसके लिए गांधी जी बोलिए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बोलिए, काफ़ी इन्होंने जो कार्य है वो किए। एंड आज़ादी के बाद से ये जो चीज़ें हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दाखिल की गई
कि इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो आज भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है वन एंड दी अदर फॉर्म में। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर काफ़ी बुरी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्दर, उन्होंने कहा मनुस्मृति के बारे में भी। मनुस्मृति समझ लीजिए कि एक जैसे लॉ है, जैसे हमारे पास लॉ जो है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले किस कानून के तहत चीज़ें चलेगी, तो मनुस्मृति जो है उसको देखा जाता था। उसमें जो महिला है, मतलब समझ लीजिए मनुस्मृति जो है एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण उनके द्वारा लिखी गई, ऐसा कई बार कहा जाता है। तो यहाँ पर महिलाएं जो है उनके बारे में कहा गया कि कोई भी महिला जो है वो यहाँ पर उनको आज़ादी नहीं दी गई बेसिकली अगर देखा जाए तो। उन्होंने इसके बारे में भी जिक्र किया कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको पहले तो एक शोषण होता है। देखिए पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, अर्ली वैदिक पीरियड पहले की अगर हम बात करें तो काफ़ी सम्मान जो है महिलाओं को दिया जाता था। अर्ली वैदिक पीरियड में अगर हम महिलाओं की स्थिति देखते हैं तो काफ़ी अच्छी थी, हमने एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्सेज में देखा है। लेटर वैदिक पीरियड में जैसे जैसे आते हैं देन महिलाओं की स्थिति जो है यहाँ पर खराब होती जाती है ना, खस्ता होती जाती है। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि महिलाएं जो है पहली एक एक्सप्लॉयटेटिव स्टेट में है कि वो महिला है। दूसरा, अगर वो शूद्र या फिर समझ लीजिए अगर लोअर कैटेगरी में आती है तो डबल उनके साथ शोषण जो है वो यहाँ पर हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी खतरनाक होती है। देखिए इंडियन एक्सप्रेस में एक ओपिनियन आर्टिकल भी आया था, बुक ऑफ अनफ्रीडम, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था मनुस्मृति के बारे में। अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू आप पढ़ सकते हो। तो इनके द्वारा कहा गया कि ये भी काफ़ी रिग्रेसिव प्रैक्टिस जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब देखिए जो कास्ट सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमें देखने को मिलती है कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यू के अगेंस्ट में, हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट में है। हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यू बोलती है कि सबको साथ में लेकर चलना है, सबको फ्रीडम मिलना चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो कास्ट सिस्टम है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है। कास्ट सिस्टम की वजह से जो जस्टिस है वो यहाँ पर नहीं हो पाता है। दूसरा है सोशल इनजस्टिस। सोशल इनजस्टिस यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से हो जाता है क्योंकि लोग जो है वो उनको न्याय नहीं मिल पाता है। आपने अगर आई थिंक भीमराव शायद मूवी थी वो, है ना, तो वो शायद मूवी थी, साउथ की मूवी थी, काफ़ी अच्छी मूवी थी। एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो सोशल इनजस्टिस होता है उसको वहाँ पर दर्शाया गया था। देन नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसमें डिग्रेडेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें कास्ट सिस्टम जो है उसके तहत देखने को मिलते हैं। अब क्या इसमें रेमेडी कर सकते हैं, क्या इसमें सुधार ला सकते हैं? सबसे पहले तो प्रॉपर नॉलेज अबाउट कास्ट। कास्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना हम नॉलेजेबल बनते हैं उतना ही हम जो ये चीज़ें हैं जो निचले स्तर पर है उसको हम कम ध्यान देते हैं। मतलब कास्ट सिस्टम अगर हम पहले का रुख फिर से अपनाना शुरू कर दे, जहाँ पर अगर कोई नॉलेज ले रहा है तो वो शूद्र नहीं कहलाएगा, वो ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी फिर से बढ़ा दे तो अपने आप चीज़ें और बेहतर हो जाएगी। जो कास्ट ये वर्ड है इसका कम इस्तेमाल करना, कास्ट वर्ड का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना, ये सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे बेहतर चीज़ है कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज जितना है हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे उतनी ही बेहतर तरीके से इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा, इंक्लूसिवनेस जो है यहाँ पर डेवलप होगी। सोशियो कल्चरल इनइक्वालिटी जो उसको यहाँ पर रिमूव करना है, इकोनॉमिक इक्वालिटी जो उसको प्रमोट करना, तो ये जो चीज़ें हैं इसके रेमेडी के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये पूरी जो जानकारी है ये आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपकी क्या राय है इस बात पर ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।